नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो गया है सीधा सवाल का, और सीधे सवाल में आज हमारे मेहमान हैं नगर परिषद श्री गंगानगर के उप सभापति और छात्र नेता लोकेश मनचंदा। मैं ये कहूं कि भाजपा नेता तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकेश मनचंदा ने 2016 में एसडी बिहानी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 में सक्रिय राजनीति में आए, भाजपा से टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा और उपसभापति बने। तो आज सीधे सवाल में हम बात करेंगे लोकेश जी से। लोकेश जी, मेरा सीधा सवाल यही है, राजनीति रास आ रही है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। भाई साहब, बिल्कुल रास आ रही है राजनीति। राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने का, जनता के बीच में रहने का, तो अच्छी रास आ रही है। ठीक है लोकेश जी, मैंने ये इसलिए पूछा ना क्योंकि आप कॉलेज की राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए। लेकिन मेरा सवाल कंटिन्यू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यापारी नेता के तौर पर आपकी पहचान है, तो छात्र संघ अध्यक्ष के बाद कौन कौन से व्यापारिक संगठनों से आपका जुड़ाव रहा, हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल जी, वैसे तो मैं मूल व्यापारी भी हूँ, सदर बाजार में हमारी दुकान है, और उसके साथ मैं 2016 में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद 2017 में दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बना। फिर 2018 में व्यापार मंडल में सचिव बना। उसके बाद फिर मैं सक्रिय राजनीति, शहर की राजनीति में आया, तो उसके बाद 2019 से सक्रिय राजनीति। जी नहीं, व्यापारिक संगठनों में संयुक्त व्यापार मंडल में भी आप पदाधिकारी रहे? बिल्कुल, संयुक्त व्यापार मंडल में 2018 में मैं सचिव रहा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर। बिल्कुल जी। और 2017 में आप भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हैं। 19 में आपको टिकट नहीं मिलती तो आप पार्टी से बगावत कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये जरूरी था, राजनीति में ऐसा चलता है लोकेश जी। आपने उस आदमी को चुनाव हराया, हालांकि टिकट आपको नहीं मिली, उस आदमी को चुनाव हराया जो अपने आप में बेजोड़ था। लोग कहते थे ये चुनाव नहीं हार सकते, परंतु उसके बाद आपने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया? जी ऐसा है, जब मुझे टिकट नहीं मिली, मैं भाजपा से टिकट मांग रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, तो मैंने ये मन बना लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है। फिर वार्ड के लोगों ने, सभी मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, वार्ड के बुजुर्गों ने एक मीटिंग की जिसमें मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं आपको वार्ड के पार्षद के रूप में, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए मैं चुनाव लड़ा और सबका बहुत प्यार मिला और मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद ना तो मैं किसी बाड़े में गया, बीजेपी का बाड़ाबंदी हुई, कांग्रेस की बाड़ाबंदी हुई, शहर में एक अन्य नेता ने भी बाड़ाबंदी की, अलग अलग संगठनों की समूह की बाड़ाबंदी हुई, मैं किसी में नहीं गया, मैं अपने घर बैठा। तो फिर मैंने अपने वार्ड के लोगों को बुलाया, भी मैं ये चुनाव नहीं जीतता हूं, ये चुनाव आप जीतते हो, क्योंकि मैंने तो चुनाव लड़ने का मन खत्म ही कर दिया था, नहीं लड़ना। आपने मुझे ये चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताया, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो सभी का मानना यह था कि हम 2 दिन और देख लेते हैं अभी क्या है। तो उस बीच में 6-7 दिनों का टाइम था। 2 दिन बाद तो फिर सारे वार्ड के लोग दोबारा इकट्ठे हुए कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे काम हो, जिसका बोर्ड बने, जिसकी सरकार बने, हम उसका साथ दें। तो उनका मन था कि चांडक परिवार को, करुणा चांडक को हम अपना वोट दें, जिससे हमारा विकास हो वार्ड का। तो इसलिए वार्ड वालों के कहने पर आपका कहना यह है कि जिन लोगों ने आपको जिताया उनके कहने पे बिल्कुल, मैं उस समय पार्टी से चुनाव नहीं जीता था, जनता से चुनाव जीता था, निर्दलीय चुनाव जीता था, इसलिए जो जनता ने कहा, जिन्होंने मुझे वोट दिए, उनका वोट ही मैंने आगे दिया। तो क्या वार्ड वासियों को और आपको अपने उस फैसले पर सवाल खड़े करने का मौका कब मिला? कब आपको रियलाइज हुआ कि हमारे से गलती होगी? जी लगभग साल बाद, जब मैं पूर्ण रूप से अपने वार्ड के लोगों के काम नहीं करवा पा रहा था। वहां तो कमिश्नर थी प्रियंका बुडानिया, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी और इतना ज्यादा करप्शन उन्होंने कर रखा था। चाहे उस समय ऑटो टिपर का मामला ले लो, बहुत हाईलाइट हुआ था, चाहे कंटेनर्स का मामला ले लो, और भी अन्य मामले थे, नामांतरण के जैसे लेके और छोटे मोटे कामों को लेके, विकास कार्य को लेकर। तब हमें महसूस हुआ कि हम जिस जगह जुड़े हुए हैं वो ठीक नहीं चल रहा है। तो हमने बगावत करके, पहले तो हमने उसका लड़ाई लड़ी, प्रियंका बुडानिया के खिलाफ जयपुर तक गए, वहां शिकायत की, डीएलबी में लेके, मंत्रियों तक लेके, एसीडी में लेके, सब जगह शिकायत की। उसके बाद फिर हम विपक्ष में आना पड़ा। ठीक है, मेरा सीधा सवाल है लोकेश जी, नगर परिषद में लोग ये मानते हैं कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है, और ये आज नहीं, जब से नगर परिषद चल रही है
देखो हमारी तो उम्र बहुत कम है और बड़े पिछले 3-4 साल से हम एक्टिव हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी हम जो लोगों से सुनते हैं कि ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं रहा जहां नगर परिषद में बिना पैसों के काम हो जाए। तो नगर परिषद लोग जाने से डरते हैं, वो किसी न किसी सिफारिश को ढूंढते हैं अपना काम कराने के लिए, सीधा एंटर करने से भी इंसान डरने लग गया है। ऐसी छवि है आम इंसान में। तो लोकेश जी, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? मैं तो यही कहता हूं कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में अच्छा तालमेल होना चाहिए, एक सीधा ऑफिस टेबल लग जानी चाहिए जिसमें आपके सारे अधिकारी बैठे हों, सारे प्रशासनिक बैठे हों। जैसे मान लो जन्म मृत्यु शाखा है या विवाह पंजीकरण शाखा है या नामांतरण पट्टों से लेकर निर्माण शाखा है, कोई भी व्यक्ति आए, सभापति जनप्रतिनिधि वहां बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, जो भी बात है आमने सामने बात हो, ताकि कोई बहानेबाजी ना मिले। इस भूमिका में अभी तक आप कितने सफल हुए, कितने सक्सेस हुए? देखो जी, हमने प्रयास बहुत किए हैं। जो व्यक्तिगत किसी के काम होते हैं उस तरह से हम ले जाके उनके अधिकारियों के पास या कोई कर्मचारी के पास चले जाते हैं, उनका काम करवा के देते हैं। नहीं भी हो पाता तो अपने तरफ से पूरे प्रयास करते हैं। हमारी सरकार नहीं है, हम इस टाइम विपक्ष में बैठे हैं, तो जो हम चाहते हैं वो हम पूरा कर नहीं पाते। अगर हम सत्ता पक्ष में होते, अगर हमारी लंबी चलती रहती बातचीत, तो मेरा यही सबसे अहम भूमिका रहती कि ये एक ऐसी कार्यशैली बनाई जाए जिसमें अधिकारी कर्मचारी सब सामने बैठे हों जनप्रतिनिधियों के। लोकेश जी, क्या आपको ये लगता है कि उस दिन करुणा चांडक को वोट देना आपकी गलती रही? अगर आप बबीता गौड़ को वोट देते, वो चेयरमैन होती, तो इस वक्त आप अच्छा काम कर रहे होते? नहीं, देखो गलती तो क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्होंने मुझे कहा था। ये ऐसे होता है ना राजनीति में, जैसे बीजेपी ने टिकट आपको नहीं दी, बिल्कुल, तो बीजेपी को रियलाइज हुआ होगा कि उसने गलती कर दी। जी जी, वैसे ही आपको भी रियलाइज हुआ होगा ना कि नहीं, मेरे वोट से भी सभापति नहीं बन पाते क्योंकि 2 वोटों का डिफरेंस था, फिर भी 1 वोट का फर्क रह जाता है। ऐसे ना लोग, अगर आप आते तो हो सकता है 2 वोट और भी आते। नहीं, ये तो देखो अब अपने सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन संभव नहीं था। मेरे 1 वोट से तो संभव नहीं हो पाता था। ठीक है। अच्छा, नगर परिषद में जो आपका जो कमरे का एक विवाद था, वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा। बिल्कुल। तो इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या आपके पास बैठने के लिए कमरा है नगर परिषद में? बिल्कुल कमरा है, लेकिन उसमें कुछ काम रंग रोगन का और सोफे वगैरह सफाई सफाई का काम चल रहा है। तो मौजूदा आज के दिन में उसमें काम चल रहा है, लेकिन हमारे पास कमरा है। उन 2-4-5 दिन में जब हम जयपुर गए थे प्रियंका बुडानी की शिकायत करने, तो पीछे से प्रियंका बुडानिया ने वो कमरा खाली करवाया और सब कुछ करवाया था। वापस आते ही सभी पार्षद मेरे साथ आए और हमने वो कमरा वापस ले लिया था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कमरा है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले उठाने को लेकर के जी, आप जो बीजेपी का और जो विपक्ष के जो पार्षदों का सिस्टम है जी, वो अलग अलग सा क्यों दिखता है? आपने इतने सारे मामले उठाए, मान लो कंटेनर का मामला हो, कीटनाशक वो दवाई का मामला हो, और बहुत सारे, परंतु ये जो आवाज है वो पुरजोर एकजुट क्यों दिखाई नहीं देती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आपस में व्यक्तिगत कुछ किसी की बातें हो जाती हैं, कोई किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ नहीं आता, या नहीं आता। पार्टी में सब एक हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है सभी भारतीय जनता पार्टी के पास। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आज भी आज भी लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते आए हैं। हमने कभी कोई सत्ता से मोह नहीं किया, कभी कुर्सी कमरे से मोह नहीं किया। शुरुआत से लेकर आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। छोटे से राजनीतिक जीवन में आपको बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला है लोकेश जी, परंतु लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि लोकेश जी भी करुणा चांडक की तरह नगर परिषद में कम समय देते हैं। क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हो सकता है हमारा, जिसका व्यक्तिगत कोई काम करवाना है, जिसका हमारे पास फोन आ जाए या कुछ आ जाए, हम उसका साथ जाते हैं, उसका काम करवाते हैं। अपेक्षा तो ये रहती है ना कि आप जो कोई भी आदमी नगर परिषद जाता है जी, तो सीधा सवाल मेरा ये है कि आप नगर परिषद में 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, आपका फिक्स समय हो ना, लोगों को पता हो कि लोकेश मनचंदा इस समय से इस समय तक नगर परिषद में मिलेगा। वो समय आप अभी तक क्यों डिसाइड नहीं कर पाए? नहीं, ऐसे परमानेंट टाइम वाला कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जितना हो सकता है अधिक से अधिक समय हम देते हैं। ठीक है, कभी किसी से कोई मिलना नहीं हो पाता या कभी किसी का फोन नहीं उठा पाते, रह जाता है, तो इस चीज की व्यक्तिगत किसी को कोई शिकायत होगी तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत शिकायत की बात नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, नगर परिषद में इस समय जो स्थिति है, सारे लोग ये कहते हैं कि इस समय जो नगर परिषद की बदहाल स्थिति है वैसी कभी नहीं रही, तो इसको सुधारने के लिए आपका क्या प्रयास हो सकता है? क्या प्रयास आप करेंगे? यही है जी, सभापति को पूरे फुल फ्लैश एक्टिव होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों का साथ। सभापति तो क्यों एक्टिव हो नहीं हो, उससे क्या आपके क्या प्रयास है? हमारे यही प्रयास है कि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा अटैचमेंट हो।
हर चीज में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका पहले झटके में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज वो छुट्टी पे है, वो छुट्टी पे, ये बहाना नहीं होना चाहिए। जो छुट्टी पे है उसकी जगह कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी बैठा हो और जो व्यक्ति आए उसका पहली बार में काम होना चाहिए, या जो भी टाइमिंग है पर्टिकुलर उसका लगना चाहिए, उस टाइम में काम होना चाहिए। ये हमारा मानना है। इसका यही तरीका हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों के बीच में एडजस्टमेंट हो उनके साथ बैठने की। ठीक है लोकेश जी। अच्छा, बीजेपी में जब आपकी वापसी हुई तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? कौन से नेता की सबसे बड़ी भूमिका रही? देखिए जी, बीजेपी में जब हमारी वापसी हुई सबसे बड़ी भूमिका जिलाध्यक्ष जी आत्माराम तरट जी की रही। उनके साथ हमारी कुछ 2-4 मीटिंगें हुई, उनके मैं संपर्क में आया, उनका काम करने का, उनकी कार्यशैली हमें अच्छी लगी। उनके थ्रू हमने सतीश पूनिया जी के पास जाकर अपना बीजेपी ज्वाइन की, सदस्यता ग्रहण की। अच्छा, भाजपा में सबसे अच्छे नेता के तौर पे क्या आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष बढ़िया काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिलाध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। जितना है उनकी टीम अच्छी है, सब कुछ है, मिलके सबको साथ लेके चलने वाले हैं जिलाध्यक्ष जी। तो कोई किंतु परंतु नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लोकेश जी, विधानसभा चुनाव में केवल 1 साल का समय बाकी है। मेरा सीधा सवाल है जी, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए लोकेश मनचंदा तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं जी, पूरी कोशिश करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे। जनता का साथ चाहिए और जनता का साथ मिल भी रहा है अभी तक। ठीक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी, इस काबिल समझेगी, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकेश मनचंदा को उम्मीदवार क्यों बनाए? देखिए जी, एक्टिव राजनीति कर रहे हैं, चाहे छात्र संघ चुनाव से लेकर आज तक हम शहर की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सारा यूथ हमारे साथ है, व्यापारिक लोग हमारे साथ हैं, तो हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अगर पार्टी को लगेगा हम ठीक सही दावेदार हैं तो हमें टिकट देगी, नहीं तो ठीक है किसी अन्य व्यक्ति को दे देगी। लोकेश जी, जो भी उम्मीदवार होता है उसको लगता है कि उसके आसपास और भी जो उम्मीदवारों की एक फौज है। बीजेपी में आज सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरूरी नहीं आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल यह है जी कि आपके अतिरिक्त जी विधानसभा चुनाव के लिए 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवार आप किसे मानते हैं? देखिए जी, जो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मांग कर रहा है, वो सभी महत्वपूर्ण दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ लगेंगे। लोकेश जी, सीरियस उम्मीदवार होता है ना, आप नाम नहीं बताना चाहते? नहीं, ये अलग बात है। सीरियस जो देखो, जो भी करता है वो अपने आप सीरियसली करता है। मैं अपने आप से व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं बताना चाहता। पार्टी को जो ठीक लगेगा उसे टिकट देगी और मैं बिल्कुल उसके साथ रहूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे लोग जैसे ये बात करते हैं कि लोकेश मनचंदा को थोड़े समय में बहुत आगे, तो कभी आप राजनीति में बहुत आगे दिखते हैं। जैसे डॉक्टर सतीश पूनिया के कार्यक्रम के लिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की और लोगों को लगा कि अचानक से एक और नया उम्मीदवार मैदान में आ गया बीजेपी का, और फिर आप नेपथ्य में चले जाते हैं। तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे? नहीं, क्या भविष्य में कोई योजना है क्या आपके पास कि अभी मैं पूरा दिखूंगा, फुल टाइम राजनीति करूंगा? ऐसी कोई योजना है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है कि देखो, तब हमने पूरा अच्छा कार्यक्रम किए, प्रोग्राम कराए, उसके बाद भी जितने बार डॉक्टर साहब आए, सतीश जी भी आए, उसके बाद आए थे महीने बाद, तो हम हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पूरी टीम का, आत्माराम जी की टीम का, संगठन का पूरा साथ देते हैं। किसी कारणवश नहीं आ पाते तो मैटर लगे। जैसे अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो कार्यक्रम था उसमें वायरल के कारण मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाया था। यानी खुद को आप विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह से मजबूत उम्मीदवार मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं खुद को। तो इसके लिए और क्या तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और निजी तौर पे पार्टी से अलग हटके आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखो जी, हमारी वार्ड वाइज टीम है, युवाओं की हमने टीम बना रखी है। मेरा एक ही मकसद रहता है कि यूथ को साथ लेके चलो। जितना हम यूथ को राजनीति में एक्टिव करेंगे उतना जाएगा। एक तो यूथ का गलत जगह ध्यान नहीं ध्यान हटेगा गलत जगहों से। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, वार्ड वाइज, गांव वाइज पढ़े लिखे लोग आगे आए। यूथ के साथ टीम बना के हमारी तैयारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी तो यूथ के साथ हम मिलकर चुनाव जरूर लड़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जिससे पहले भी मैं जो चुनाव जीता हूं यूथ के दम पे जीता हूं, इस बार भी जीत दूंगा। ठीक है। और अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपकी जो फौज है वो उस उम्मीदवार के लिए काम करेगी जिसको टिकट मिले? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर कट है। मैं और मेरी फौज जो भी है, हमारी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे हमेशा। नगर परिषद के मौजूदा हालात से निपटने के लिए आप क्या प्लानिंग करने वाले हैं? देखिए जी, हालात नगर परिषद के बहुत अच्छे नहीं है, और इसका जो सिस्टम है ना,
मेन सिस्टम में इतनी कमी आ चुकी है कि उसको दोबारा कूद के ठीक करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। हमारी तैयारियां ये हैं कि हमने कुछ दिन पहले भी भाजपा पार्षदों ने एक छोटी सी मीटिंग की थी, सभी पार्षद तो हम नहीं पहुंचे, अनऑफिशियली मीटिंग थी, तो हमने सबने राय की थी कि सभी एक बार दोबारा एक बड़ी मीटिंग कर कर और सभी अधिकारी कर्मचारियों से दोबारा मिलते हैं। उन्होंने कहते हैं कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अपनी सीट पर बैठिए, जो ये चल रहा है कि बहानेबाजी फील्ड में है, ये वो ट्रम्प, तो ये सब बंद हो जाए और शहर में जो लोग आ रहे हैं काम करवाने के लिए चक्कर ना काटने पड़े, सिफारिशें ना करवानी पड़े, सीधा उनका काम हो। ये हमारी तैयारी चल रही है अभी। अच्छा, बरसात के अंदर गंगानगर शहर डूब गया, सेना बुलानी पड़ी जी, और उसके बाद एक बार हुल्लड़ हुआ जी, और बाद में सब शांत हो गया जी। आप लोगों ने भी शायद उसके बाद इस बारे में कोई काम नहीं किया होगा, जानकारी नहीं की। मेरा सीधा सवाल ये है कि जल निकासी के लिए, बरसात की जल निकासी के लिए उसके बाद क्या तैयारियां हो रही है लोकेश जी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वही मैं आपको बता तैयारियां हो रही रहा है। हूं। उससे पहले और बात करता हूं कि डी सिल्टिंग जो बड़ा मैटर रहता है, आज तक जो सुर्खियों में रहता है, डी सिल्टिंग में भ्रष्टाचार हो गया, ये सबसे बड़ा मैटर है। जो पहले डी सिल्टिंग हुई उसकी तैयारियां की थी, उसमें पूरे रूप से भ्रष्टाचार था, कोई सही तरीके से काम नहीं हुआ, जो सही मशीनरी लगानी चाहिए थी, जो तरीका था उसका। जी, मैं आपकी बात बीच में, डी सिल्टिंग एक शब्द आता है, हमारे दर्शकों को बताइए डी सिल्टिंग किसको बोल रहे हैं आप? डी सिल्टिंग जो नालों की सफाई होती है, जो नालों में 6 महीने बाद 5 महीने तक लगातार कचरा भर जाता है, जो एक परत होती है ऊपर तक आ जाती है उसकी, उसको खत्म करना, उसको निकाल के ट्रालियां भर के फिरवाना, उसको डी सिल्टिंग कहते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से बड़े बड़े जो नाले बने हुए हैं, इनको साफ करने को आप डी सिल्टिंग कहते हैं। तो इसका कोई पैमाना तो होता नहीं। आज जी इसको एक कर्मचारी ने कहा कि मैं वहां साफ कर रहा है और नाला शुरू हो गया, तो कैसे नाप पाएंगे कि उसकी की या नहीं की? तो इस कारण से वो साफ सफाई नहीं होती और जिसकी ये हालत हुई। चलो बरसात ज्यादा थी, हम कम नहीं कह सकते, बरसात ज्यादा थी, लेकिन जो हालत हुई शहर की वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक जो कचरा डंपिंग स्टेशन है, कचरा डंपिंग पॉइंट है, वो भी श्री गंगानगर के भविष्य के लिए एक बड़ा इश्यू है, परंतु एक बार उन लोगों ने धरना लगाया, फिर समाप्त करवा दिया। अब उस मुद्दे पर नगर परिषद क्या सोच रही है, क्या कर रही है? देखिए, गंगानगर नहीं, ये जो कचरा डंपिंग पॉइंट होता है हर जगह इसका ये होता है कि पहले तो क्या है, शहर से दूर बनता है, फिर धीरे धीरे जैसे शहर बढ़ता है तो वहां पे लोग पहुंचने लगते हैं, वहां पे कॉलोनी टाइप या लोग बसने लगते हैं, तो वहां दिक्कतें आती हैं। ये हर जगह चलता है, तो उसको फिर वहां से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं और के हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसे प्लांट लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी आए हुए हैं, लेकिन अब तक सिरे नहीं चढ़े, जिससे कई प्लांट है जो कचरा जो डंपिंग, आपके पास जानकारी है क्या ये कचरा डंपिंग स्टेशन की इसकी सुधार के लिए? क्योंकि वो 6 जेड का जो कचरा पॉइंट है वो ऑलमोस्ट एकदम फुल हो गया है, वहां थोड़े टाइम तक ही अपने कचरा डाल पाए। ऐसी तैयारी चल रही है नगर परिषद की कि एक ऐसा प्लांट लगाया जाए जो उस कचरे को खत्म करके उससे खाद बनाए और जो खेतों में गिराई जाए, जिससे कचरा भी खत्म हो, साथ में खाद भी उत्पन्न हो। तो ऐसी चल रही है तैयारी, लेकिन वो अभी तक सिरे चढ़ नहीं पाई, किसी न किसी कारण से, कोई टेंडर प्रक्रिया या डीएलबी के दिशा निर्देश, इन कारणों से वो हर बार बीच में रह जाती है। अच्छा, नगर परिषद में जो टेम्पो की जो भ्रष्टाचार का सिस्टम था और 1.5 साल से टेम्पो वहां खड़े, तो वो चलेंगे या नहीं चलेंगे? देखो जी, मुझे तो उम्मीद नहीं है चलेंगे। वो उनकी खरीद गलत तरीके से की गई, वही आपको मैं बता दूं, प्रियंका बुडानिया के टाइम पर ही वो खरीद की गलत तरीके से उसकी पेमेंट हुई। हालांकि हमने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी, डीएलबी तक हम शिकायत करके आए, किस कारणों से उसकी पेमेंट हो गई, कैसे होगी, ये डीएलबी जाने, हम सत्ता में नहीं है। लेकिन अगर वो पेमेंट ना होती, वो ऑटो वापसी चले जाते, सही मॉडल मंगाए जाते टेम्पो के जो चलते, तो आज शहर की हालत कुछ और होती और शहर का इतना पैसा ना खराब होता। लोकेश जी, मेरा सीधा सवाल ये है, जनता के पैसे की बर्बादी हो गई, टेम्पो आ गए, पर अब ये चलने तो चाहिए, चलने चाहिए, बिल्कुल हम चाहते हैं चलने चाहिए, बिल्कुल। तो इनमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल पा रहे हैं? देखिए जी, हम चाहते हैं ये चलें, सब चाहते हैं, सभी पार्षद चाहते हैं, जनता चाहते हैं चलें, लेकिन इनका वो मॉडल सही नहीं है जो चलाने में सक्षम हो। मैं भूल गया, शायद BS4 BS3 इस तरह से कुछ होता था, मेरे दिमाग से वो बात मिस होगी। तो वो मॉडल ही नहीं है जो हम चला सकते हैं, ये जो मॉडल हैं वो बैन हो चुके हैं पहले से ही। तो आपका कहना ये है कि ये टेम्पो चल ही नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी कहते हैं अगर पेमेंट हो चुकी है, शहर की जनता का पैसा खराब हो चुका है, जितना बच सकता है इन टेम्पो को चलाना चाहिए। चाहे चल सकते हैं, मॉडल पुराना है नया जो भी है, चलाना चाहिए इन टेम्पो को शहर के लिए। ठीक है जी। तो एज ए नगर परिषद में एज ए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ की भूमिका से आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है जी, अच्छी भूमिका है उनकी। समय समय पर वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पार्षद भी साथ हैं उनके, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी भूमिका है उनकी। ठीक है। नगर परिषद में भाजपा आने वाले समय में किस प्रकार से
सभापति का और जो कर्मचारी वहां भ्रष्टाचार करते हैं उनका विरोध करने वाली है। क्या आपके पास कोई कार्य योजना है क्या इसका? बिल्कुल है जी, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। जो पिछले दिनों जो काम हुए हैं, कोटेशन लग के फर्जी बिल उठाए गए हैं कि एक ही सड़क को एआरसी में पैसे उठा लिए, उसी सड़क का भुगतान वार्ड के टेंडर में हो गया, उसी सड़क का भुगतान कोटेशन लगा के अलग से हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रखे हैं हमने। इसके ऊपर डीएलबी में भी शिकायत की है, एसीडी में भी शिकायत की है, और अभी एक टीम भी आने वाली है जयपुर से जो इसका सबका जांच करेगी। तो जो जो दोषी होगा हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा, और जिसने शहर के साथ ये धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है, उसको उसका सजा मिले। यानी जो काम हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन हो जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी। आज सीधा सवाल में हमारे मेहमान थे युवा भाजपा नेता और नगर परिषद श्रीगंगानगर के उप सभापति लोकेश मनचंदा। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने मौका दिया, और सारे शहर की जनता को धन्यवाद। वॉइस न्यूज में सीधा सवाल लगातार जारी है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी व्यक्ति के साथ हम करेंगे सीधा सवाल। तब तक देखते रहिए वॉइस न्यूज। आज का सवाल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, श्रीगंगानगर जिला कौन से सन में बना था? आपके ऑप्शन हैं ए 1927, बी 1951, सी 1949 या डी 1940। सही जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर टाइप करें वॉइस ANS। अपना जवाब ABCD में दें। व्हाट्सएप करें 8239830001 या 6376908329 पर। लकी ड्रॉ से चुने गए तीनों विजेताओं को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर।